फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फातिमा अपने कमरे में परेशानी से चकराती फिर रही थी। मायसा की कही हुई बात अभी तक उसके दिमाग में बाज कर रही थी। वो इसे यहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मायसा की भी फिक्र उसके लिए लाहक थी। ये जगह उसके लिए खतरे से हाली नहीं थी। उसे यहाँ रहने के लिए एक मजबूत रिश्ते की दरकार थी, जो कि उसके पास था नहीं। अपनी सोचों में गुम बेड साइड पर रखे हुए जाकर उठाया तो वो हाली था। रात के किसी पैर प्यास लग सकती थी और वो रात के वक्त कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। यही सोचकर वो जागली हुए कमरे से बाहर निकली। अभी वो राहदारी का मोड़ मुड़ी ही थी कि सीढ़ी के पास एक लड़की खड़ी हुई दिखी, जिसका चेहरा उसकी तरफ था। कौन थी ये लड़की? उसने पहली बार उसे हवेली में देखा था। हैरानी से इस लड़की पर नहीं थी, बल्कि इस शर्ट पर थी जिसे वो बात कर रही थी। ब्राउन कलर का कुर्ता उसके कसरती बदन पर बहुत ही जच रहा था। चेहरे पर हमेशा की तरह साथी थी। गहरी नजरें इस लड़की के खूबसूरत हुस्न पर टिकी हुई थी। अचानक ही उसके दिल में कुछ हुआ था। कुछ टूटा था शायद अंदर। वो अपनी बदलती हालत को समझ नहीं पा रही थी। घबराकर पलटी ही थी कि जग पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी और वो एक धमाके के साथ जमीन पर गिरा और टुकड़ों में तब्दील हो गया। किसी चीज के गिरने की आवाज पर फाइक पीछे मुड़ा और राहदार में सबज रंग के कपड़े में मलबूस एक लड़की को, जो कि मुंह में कुछ बड़बड़ाई जा रही थी, झुककर इस शीशे के टुकड़ों को चुनते हुए देखा। फातिमा तेजी तेजी इन टुकड़ों को चुन रही थी। वो बस चाहती थी कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। आसपास नजर दौड़ाती हुई तेजी से बड़े टुकड़े चुन रही थी, जो कि उससे दूर एक टुकड़ा दिखाई दिया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी। उसे पहले कि वो उठा पाती, किसी ने उससे पहले ही इस टुकड़े को उठा लिया। उसने हैरानी से नजर उठाकर अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा, जिसकी गहरी आंखें उसके घबराए हुए हुस्न का जायजा ले रही थी। मैं बाकी टुकड़े अभी अभी साफ कर देती हूँ, वो घबराकर जल्दी से बोली। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मुलाजमा से कह दूंगा। आंखें होंठ उस पर जमाए वह गंभीर लहजे में बोला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसके अगले सवाल पर उसने घबरा कर देखा। पानी लेने आई थी। उसके सवाल पर उसने धीरे से सर हिला दिया। अपने कमरे में जाओ और आइंदा वक्त का ख्याल रखना, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी आवाज के साथ ही लहजा भी सह था। उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। वह एहतियातन धीरे चल रही थी ताकि उस पर उसे शक न हो। राहदारी के पास जाकर उसने गर्दन तिरछी करके पीछे देखा। वो अब भी उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर वो जैसे ही 2 कदम आगे आया, वो दौड़कर अपने कमरे की तरफ आ गई। मतवाता सिगरेट फूंकने के बावजूद भी उसका गुस्सा कम न हुआ था। ये क्या हो रहा था उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसा सोचा था उसके उल्टी सब कुछ हो रहा था। उसने थक कर रात की स्याही में डूबे आसमान की तरफ देखा। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मोमबत्ती की रोशनी अब पूरे कमरे में फैली हुई थी। दरवाजे के पास रुक कर उसने बेड की तरफ देखा, जो खाली था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली ही रात वो उसके साथ ऐसा करेगी। आगे बढ़कर उसे नजरें इधर उधर दौड़ाई तो उसे सोफे पर आराम से सोई हुई नजर आई। धीरे धीरे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा और सोफे के पास रुककर उसको देखने लगा। चेहरा हर तरह की आरइशों ज़ुबैर से पाक था। उसके सोने के तरीके से साफ जाहिर था कि वो गहरी नींद में है। उसे उसकी गहरी नींद पर रश्क आया था। उसका जायजा लेती उसकी आंखें लम्हे बार को ठटकी, फिर लब धीरे से मुस्कुरा दिए। वह इस वक्त उसके पसंदीदा नाइट ड्रेस में आराम से सो रही थी। ये लड़की उसकी समझ से बाहर थी। एक तरफ उसके वजूद से इनकारी करती है, तो दूसरी तरफ उसका पसंदीदा और सबसे आरामदेह कुर्ता पूरे हक से पहन लेती है। वो झुका और उसके नींद में डूबे हुए हल्के फुल्के वजूद को धीरे से अपनी गोद में उठाया और बेड पर लाकर लटा दिया। वह हल्का सा सनसाई, फिर कवर बदल कर सो गए। उससे कुछ देर यूं ही देखने के बाद वो झुका और धीरे से उसकी पेशानी पर बोसा दिया और उसके करीब आकर लेट गया। मायसा की आंखें किसी चीज के एहसास से खुली थी। वो हल्का सा सनसाई तो उसे अपने करीब किसी दूसरे वजूद का एहसास हुआ। उसे नजर झुकाकर अपने कमर के गिर्द लिपटे इसके हाथ को देखा, जिसकी पकड़ मजबूत लेकिन नरम थी। गर्दन मोड़कर अपने करीब लेटे हुए सदाम को देखा, जिसके होंठ उसके गर्दन के करीब थे और उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रहे थे। गहरी नींद में डूबा ये शख्स सोते हुए उसे सदाम से बिल्कुल बरक्स लगा था। जालिम, हुस्सर, घमंडी। इस वक्त उसके चेहरे पर ब्लैक की मासूमियत थी। लंबे बाल बेतरतीबी से पेशानी पे बिखरे हुए थे। सदाम, उसने धीरे से उसका हाथ हिलाया तो वह नींद में ही हनकोड़ा पड़कर सो गया। उसने धीरे से उसका हाथ अपनी कमर पर से हटाया और पर्दा हटाकर बेड से उतर आए। खिड़की खोलकर देखा तो धूप फैली चुकी थी। उसे अपनी फजर की नमाज छूट जाने का अफसोस हुआ। लंबी सांस लेकर वो बाथरूम की तरफ आई और दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फट गई। ये बाथरूम था या कोई कमरा? जरूरत की सभी चीजें यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसके कपड़े कपड़े कहाँ थे उसके? वो बाथरूम की हर एक चीज का जायजा लेती बहुत ही मुतासर हुई थी। सब कुछ अपनी जगह पर फिट था। बाथ टब के पास रखी मोमबत्तियां अब भी रोशन थी, जबकि खिड़कियों के पास सूरज की रोशनी छन कर आती हुई सारी चीजों को रोशन कर रही थी। वो मुस्कुराकर मोमबत्तियों की तरफ बढ़ी और इन्हें एक एक करके हल्की फूंक मारकर बुझाने लगी। उसे यह काम करने में बड़ा मजा आता था। उसकी वजह से वो अपनी दाई अम्मा से बहुत बार डांट सुन चुकी थी। उसे बदशगुन माना जाता है मोमबत्तियों को फूंक मारकर बजाना।
अचानक उसकी आवाज पर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा, जो दोनों बाजू सीन पर बांधे हुए दरवाजे से टेक लगाए खड़ा फ्रांसिस से उसको देख रहा था। मायसा को एहसास हुआ कि वो बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़ी है। सूरज चिढ़ा लिए उसने जल्दी से अपने कमर पर बिखरे बालों को आगे काटकर पूरी तरह फैला लिया। उसकी इस अदा को सदाम ने भुवंश को आकर बहुत ही दिलचस्पी से देखा था। नकाह जैसे पाक बंधन को माना नहीं चाहती, उसके आगे बढ़ते हुए कदम उसके पीछे खिसकने पर मजबूर कर रहे थे। मुझे अपना शोहर मानने से इनकारी हो। उसकी आवाज खतरनाक हद तक सर थी। मायसा एक कदम और पीछे खिसकी और उसके पूछ पत्थर की साथ दीवार से जा टकराए। उसे दूर निकलकर आसपास देखा, भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी तरह उसके चुंगल में थे। सदाम ने दोनों बाजू उसके ईंट की दीवार पर साथी से जमाकर भागने का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। अपनी बुरी आंखें उठाकर उसने मेरे सामने खड़े शख्स को देखा, जिसके चेहरे पर महजूस कुन मुस्कुराहट थी। और आप मोमबत्तियों को फूंक मारना, कितने गुनाह करो कि तुम लिटट हो। उसकी उंगलियां मायसा के सुरह रुसा पर धीरे धीरे से हरकत कर रही थी। उसने अपने चेहरे को पीछे की तरफ काट के उसे इस हरकत से बाज रखने की कोशिश की। और कितने गुनाह करोगी तुम, और कितने रिवाजों को मानने से इनकार करोगी, और कितना बुरा बनने का इरादा है। उसके कान में धीरे से घुराया। उससे पहले कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत करता, दरवाजा बजने की आवाज पर वो लम्हों में उसे दूर हुआ था, जबकि चेहरे पर उसकी बेजारियत थी। मायसा ने सुकून का सांस हवा के सपोर्ट किया और बाहर की तरफ झांका। सद्दाम ने तेजी से कुर्ता पहनकर दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और दरवाजा खोल दिया। मेरी बीवी के कपड़े क्यों नहीं है कमरे में? मुलाजिमों को अंदर आता देख वो सख्त लहजे में बोला तो सब अपनी जगह खौफ से खड़ी रह गई। मायसा ने बमे झुकाकर उसकी तरफ उसके इस अंदाज को देखा तो ये हर एक किसी पर काबू रखता है। वो हाँ बोल के तेरे रखना, मैं अभी ला देती हूँ। मुलाजिमा ने जल्दी से जवाब दिया। उसके कुछ बोलने से पहले ही कमरे से निकल गई। सदाम अपनी चाय लेने में बालकनी में निकल गया था। वो भी आराम से चाय की चुस्कियां लेने लगे। भाभी आप तैयार हो जाएं, फिर नाश्ते की रस्म अदा करते हैं। मुलाजिमा के साथ ही उसके कपड़े और बाकी सामान भी अंदर दाखिल होती नेहा ने उसे कहा तो उसने हैरानी से उसको देखा। नाश्ते की रस्म? उसके लहजे के साथ चेहरे पर भी हैरानी और नादानी थी। हाँ, नाश्ते की रस्म। हमारे यहाँ शादीशुदा जोड़ा पहली सुबह दूसरे को अपने हाथों से नाश्ता कराता है। यहाँ के बजाय सदाम के तफसीली जवाब देने पर उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। चेहरे पर उलझन और आंखों में मासूमियत थी। सदाम ने नजरें फेर ली। उसे अफसोस हुआ उससे झूठ बोलने पर। कितनी बेहुदा रस्म है। उसके बड़बड़ाने पर सदाम और नेहा ने अपनी हंसी को बामुश्किल जब्त किया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। बेड साइड टेबल के दराज में से फाइल निकालकर वो दोबारा बालकनी में चला गया। उसके जाने के बाद वो नेहा की मदद से जल्दी जल्दी तैयार हुई। इतने में वो भी अपना काम निपटाने के बाद नहा कर तैयार हो चुका था। चले भाई, भाभी आ जाए, रस्म शुरू करते हैं। वृद्धा मुलाजम की मदद से सोफे के सामने मौजूद छोटे से टेबल पर नाश्ते की लौसमात खूबसूरती से सजाने के बाद उसे बोली तो वह नेहा के साथ ही सोफे पर आकर बैठ गई। उसे यह रस्म बहुत ही अजीब लग रही थी। सदामी हाथों से अपने हल्के नम बालों को सट कर तब उसके पास आकर बैठ गया। ग्रे पैंट और शर्ट और ब्राउन शर्ट के उसके बजिया साफे पर बहुत ही जच रही थी। शुरू करें। आस्तीन फोल्ड करता हुआ वो सामने बैठी हुई दोनों बहनों की तरफ इजाजत तलब नजर से देखा तो वो दोनों ही मुस्कुरा दी। अम्मा नहीं आएंगी? उसके सवाल पर ये दोनों ने गड़बड़ा कर एक दूसरे को देखा। नहीं, वो आराम कर रही हैं। सदाम ने जवाब देने में पहल की। आपको कैसे पता? आप तो कमरे से बाहर नहीं निकले। मायसा ने नजर उस पर गाड़ी थी। वो अपनी जगह पर जज्बे से होकर आ गया। क्योंकि मैं सदाम जहांगीर शाह हूँ और मैं सब जानता हूँ, उसने मजबूत लहजे में कहा और नेहा की तरफ मदद तरफ नजर से देखा। अम्मा आराम कर रही हैं भाभी, कल के फंक्शन में सबसे ज्यादा थक गई थी ना। नेहा ने जल्दी से जवाब दिया और प्लेट में दोनों के लिए नाश्ता चुनने लगी। चले भाभी, आप शुरू करें। रिदा के मुस्कुराकर कहने पर उसने हाथ मसलकर पहले प्लेट को और फिर सदाम को देखा, जो उसे देख रहा था। उसको देखने पर उसने हाथ से इशारा किया। उसने पराठे का छोटा सा कोना तोड़कर उसे खीर के प्याले में डुबोया और धीरे से सदाम की तरफ बढ़ा दिया। नजरें बिल्कुल झुकी हुई थी। मेरा मुंह इस तरफ है। उसने उसका हाथ नरमी से पकड़कर अपने मुंह की तरफ किया तो उसने घबराकर उसकी तरफ देखा। अब सदाम उसके लिए नवाला बना रहा था। उसने चोर नजरों से नेहा रिदा को देखा, जिनके लब मुस्कुरा रहे थे। उसे अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। सदाम ने जो ही नवाला उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, उसने इल्तजाइया नजर से उसे देखा और धीरे से मुंह खोल दिया। आप तुम दोनों जाओ, मैं आराम से नाश्ता करना चाहता हूँ। उसने प्लेट में आमलेट निकालते हुए दोनों से कहा तो वो दोनों हंसते हुए बाहर निकल गए। उनके जाते ही वो जल्दी से उसके पास से उठी ही थी कि उसने कलाई पकड़कर उसे दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। नाश्ता करो पहले। उसकी प्लेट में ब्रेड आमलेट रखते हुए वो सख्त लहजे में बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं अब तुम्हारे एक भी बहाने नहीं सुनूंगा। उसने साथी से कहने पर वह मजबूरन उस सादे नाश्ते में शरीक हो गई। फरार का कोई रास्ता नहीं था। क्या हाल है नई नवेली दुल्हन का? वो आईने के सामने बैठी नाश्ते पर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अकब से फातिमा की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा, जो हाथ में जूस का गिलास लिए खड़े थे। बिल्कुल ठीक। मुस्कुराकर उसके हाथ से गिलास लिया और बेड पर आकर बैठ गई। खुश हो?
फातिमा ने उसे जांचती नजरों से देखा। तुम्हें क्या लगता है? जूस का गिलास होंठों से लगाकर बोली। तुम्हारा छोड़कर बर्ताव कैसा है तुम्हारे साथ? दूसरा सवाल दागा। मैंने उनसे वक्त मांगा है, उसने मुझे दे दिया। नजर झुकाकर धीरे से कहा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए राजी हूँ। फातिमा ने मांग टेक कर उसके बालों में सेट करते हुए धीरे से कहा, कैसी बात? मायसा ने उलझकर उसको देखा। मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। फातिमा की नजरें झुकी हुई थी, जिस वजह से मायसा उसकी आंखों में फैली नमी ना दे सकी। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे फातिमा। मैं तो बस तुम्हारी सलामती चाहती हूँ, इसलिए उससे दूर कर रही हूँ, वरना तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। उसके लहजे में उसके लिए मोहब्बत थी। फातिमा आबदीदा उसके गले लग कर रो दी। थोड़ी देर यूं ही आंसू बहाने के बाद वो उससे अलग हुई और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। हमेशा खुश रहो प्यारी, तुम्हारा शोर तुम्हें इतनी मोहब्बत है कि तुम्हें मेरी याद तक न आए। उसके लहजे में मोहब्बत के साथ शरारत भी थी। ऐसा नामुमकिन है। उसने धीरे से हंसकर उसे तब रसीद की थी। इस असना में किसी के गले खनखाने की आवाज पर इन दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ दोनों हाथ पुष्प पर लपेटे फाइक खड़ा उनकी तरफ मुतवज्जो था। चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी और सर्द मेहरी थी। आपका नाश्ता, आपका नीचे नाश्ते पर लोग इंतजार कर रहे हैं भाभी। फातिमा को नजरअंदाज करती उसकी आंखें सिर्फ मायसा को देख रही थी। फातिमा उसके अंदाज पर जी जान से खोल उठी। वैसे भी उसकी नीयत पर भरोसा नहीं किया था कि क्या कर दे। हाँ, मैं बस आ रही थी। वो मुस्कुराकर उठी और सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ गई। फातिमा कुछ देर खड़ी रही, सोचती रही, फिर बेतासा चेहरा लिए फाइक के पास होते हुए मायसा के पीछे जाने ही लगी थी कि फाइक ने मजबूती से उसकी मजबूत कलाई पकड़कर उसे खुद की तरफ खींचा और दीवार से लगा दिया। अचानक हमले पर वो चीखने लगी, जबकि बाहर खड़े गार्ड्स ने पहले हैरानी से फाइक की इस हरकत को देखा और फिर फातिमा की मदद की गर्ज से आगे बढ़ने ही वाले थे कि फाइक ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं पर रोक दिया। अब चीखना बंद करोगी? फाइक ने उसकी चीख से तंग आकर जोर से बोला तो फातिमा ने लम्हे बढ़ कर उसे घूरकर देखा। मुझे जाने दो जलील इंसान, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। उसके सीने पर मुख की बरसात करती वो बुरी तरह से चीख रहे थे। या खुदा! फाइक ने लंबी सांस लेकर अपने मजबूत हाथ सख्ती से उसके होंठों पर जाकर उसकी चीखों का गला घोंटा तो उसने भी फिर से बुरी तरह से घूरा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कल रात तुमने जो देखा उससे जो कुछ भी समझा वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम सोच रही थी। मैं तुम्हें आउच! वो अपने दवा के लिए स्पाई पेश कर रहा था कि फातिमा ने उसके हथेली में बेदर्दी से दांत काट दिए। फाइक इस हमले के लिए कतई तैयार ना था, इसलिए कराकर उसके मुंह पर हाथ हटा लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, न आपकी इस घटिया हरकतों से, सर्द मैर से कहती अपना बाजू उसकी गिफ्ट से आजाद कराते हुए वो तेजी से वहां से भागे। जंगली बिल्ली! अपनी हथेली पर उसके दांतों के निशान देखकर वो धीरे से बड़बड़ाया और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो दोनों बालकनी में खड़ी भी बातें कर रही थी कि इसी लम्हे नीचे कुछ अजीब सी शोर की आवाज सुनाई दी तो वो दोनों जल्दी से बाहर की तरफ भागी। सीढ़ियों के पास आकर नीचे की तरफ देखा, जहाँ सदाम रेहान पर चिड़ा पूरी तरह से उस पर घूंसों की बारिश कर रहा था। भाई! वो चीख कर नीचे की तरफ भागी। फातिमा भी उसके पीछे थी। ये आप क्या कर रहे हैं सदाम? रुक जाए प्लीज। इन दोनों के पास आकर वो सदाम को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस पर तो जैसे जुनून सा सवार था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सदाम प्लीज, आपको मेरा वास्ता है, छोड़ दें भाई को प्लीज। उसका हाथ पकड़कर उसने रोकने की दोबारा कोशिश की, लेकिन उसने बेदर्दी से झटक दिया। कोई रोको उन्हें प्लीज, कोई उनको रोके। उसने चीख कर आसपास मौजूद गार्ड्स और मेहमानों को देखा जो चुपचाप खड़े ये तमाशा देख रहे थे। इतने में राहदार से गुजरते हुए हमीम शाम ने ये मायसा की आवाज सुनी और फुर्ती से आगे बढ़कर सदाम को पकड़कर उसके पीछे की तरफ खींचने लगा। छोड़ो इन्हें सदाम, ये हमारे मेहमान है। आवाज के साथ ही उसकी गिरफ्त भी सहत थी उस पर। तुम मेरे मामले में मत बोलो। उसे पीछे की तरफ दिखा देकर वो दोबारा जमीन पर बेसद पड़े हुए रेहान की तरफ बढ़ने वाला था कि फाइक ने एक ही जस्ट में पीछे की तरफ खींचा और सोफे पर दिखा दिया। तमाशा क्या देख रहे हैं आप लोग, जाए यहाँ से। हमीम शाह ने वहां मौजूद लोगों को देखकर साथी से कहा तो सब चीमों गोलियां करते वहां से हट गए। मायसा फुर्ती से रेहान की तरफ बढ़ी, उसे सहारा देकर उठाने में मदद करने लगी। क्या है ये सब? फाइक ने सख्त नजर लहजे में सद्दाम से पूछा तो हुनहुआ नजर से घूरता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि आपने मेरे भाइयों की इज्जत अफजाई करने के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया है। मैंने सोचा कि आप बदल रहे हैं, पर मुझे अपनी सोच पर अफसोस हो रहा है। उसके पास आकर वो रुंधी हुई आवाज में बोली और रेहान को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। हमीम शाह ने लम्हे बढ़ कर उसकी तरफ देखा था। वो तासुब से सर हिलाता हुआ सीनिया चढ़ने लगा और वो उसके मामले में कुछ बोलकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। वह मगन सी अपना सामान पैक कर रही थी कि दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक पर उछल पड़ी। दस्तक देने वाला कोई डीठ ही था जो दरवाजे को मतवातर पीटे ही जा रहा था। कौन डीठ इंसान है? दरवाजा खोलते ही वो जोर से बड़बड़ाई, पर सामने मौजूद शख्स को देखकर वो लम्हों में चुप होकर दरवाजे की ओट में हो गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज से साफ जाहिर था कि उसने शराब पी रखी है। वो धीरे से अंदर की तरफ बढ़ गई तो वो भी उसके पीछे अंदर दाल हो गया।
तुम जा रही हो? उसके सवाल पर कपड़े तय करते उसके हाथ लम्बे पैर को उड़के और फिर अपना काम करने लगे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है फातिमा। उसके जवाब ना देने पर उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। हाँ, मैं जा रही हूँ, तहम्मुल से जवाब दिया और अपना हाथ उसकी गिफ्ट से आज़ाद करने लगी। कहाँ? बेचैनी से पूछा गया। घर। मैं अपने घर जा रही हूँ, होंठ इसी अंदाज में जवाब दिया। तुम नहीं जा सकती। बेचैनी उसके लहजे के साथ ही उसके अंदाज से भी आया थी। मैं जा सकती हूँ और मैं जा रही हूँ। अब मेरा हाथ छोड़े। इस बार आवाज में सहती थी। मैंने कहा ना कि तुम नहीं जा रही यहाँ से, बस। गुस्से से दीवार से लगाकर वो सहती से बोला। उसके अंदाज में जुनूनियत थी, फिर भी वो न डर बड़ी उसकी आंखों में देख रही थी। देखें, आप इस वक्त नशे में हैं, बेहतर यही होगा कि आप जाएं यहाँ से। अंदाज अब समझाने वाला था। कोई नशे में नहीं हूं मैं, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम नहीं जाओगी यहाँ से। उसकी आंखों में दीवानगी थी। क्यों ना जाऊं मैं यहाँ से? क्या है मेरे लिए जो मैं रुकूं? हाँ। उसकी एक ही जिद से तंग आकर वो चीख उठी। आंखों में थमे हुए आंसू चेहरे पर फैल गए। उसका जब्त भी जवाब दे गया था। फाइक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ बोला नहीं। फातिमा, जो उसके मुंह से कुछ सुनने की ख्वाहिशमंद थी, उसे चुपचाप खड़ा देख उसे मायूस हो गई। अपना बाजू उससे गिफ्ट से आजाद करके वो आंसू पूछते भी बेड पर आकर बैठ गई और अपने कपड़े बैग में रखने लगे। लाख कोशिशों के बावजूद भी आंसू बहते रहे जा रहे थे, जिन्हें वो बेदर्दी से पूछते भी अपने काम किए जा रहे थे। जाए यहाँ से। उसकी तरफ देखे बिना बोली। कुछ लम्हे वो उसको देता रहा और फिर गुस्से से दरवाजे को जोरदार आवाज में बंद करके बाहर निकल गया। सदाम के पास खड़ी वो सांस रोक के अपने भाइयों को जाता हुआ देख रही थी। इजाजत दो, हमें चलना चाहिए। रेहान सदाम के पास आकर धीरे से बोला। उसकी आवाज किसी भी तरह के एहसास से आ रही थी। काश मैं कह सकता कि आप लोगों के साथ बीता हुआ वक्त काफी खुशगवार था, लेकिन अफसोस के वो हादसा ना खुशगवार था। सीने पर दोनों हाथ बांधे सदाम ने सख्त लहजे में उसकी तरफ देखकर कहा। रेहान कुछ कहने बिना इसकी तरफ बढ़ा और मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लिया। आंसू थे कि उसकी आंखों से बह ही जा रहे थे। रोते नहीं मायसा, तुम तो मेरी बहादुर बहन हो ना। चलो मुस्कुराकर अलविदा करो मुझे। रेहान उसकी पूछ से लाता हुआ नरमी से बोलता उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। उसे अफसोस था कि वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। आप दोबारा आएंगे ना मुझसे मिलने? उसने उम्मीद भरी नजर से उसे देखा तो वो नजर चुरा गया। वो अब इस बात से बहुबी वाकफ थी, फिर भी अपने दिल को मुतमिन करना चाहती थी। मैं कोई वादा नहीं करता था। धीरे से बोलकर वो पीछे हट गया तो वो अपने दूसरे भाइयों से मिलने लगे। तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत ही बहादुर हो, कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। नाते ने मोहब्बत से उसे गले लगाकर उसे हिम्मत देने की कोशिश की। आंसू साफ करती वो धीरे से उसे अलग हुई और सू सू करती हुई फातिमा की तरफ बढ़ी। वो कस कर उसे गले से लगा लिया। वह बस उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फातिमा की जिंदगी बर्बाद हो। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसे विदा कर रही थी और यही उसके लिए सही था। अगर तुम कहो तो मैं रुक सकती हूँ। उसका हाथ पकड़कर उसने धीरे से कहा। उसके दिल के कोने में भी यही हवाएं सर उबारने पर जिद कर रही थी। मैं रोक सकती, लेकिन रोकना नहीं चाहती। उसका हाथ हल्के से दबाया और दोबारा गले लग गई थी। अपना हया रखना प्यारी। उसके गले लगी वो भी रो दी। गाड़ी में बैठते हुए फातिमा ने आखिरी बार नजर उठाकर दूर खड़े फाइक को देखा, जो दोनों हाथ पहन के जेब में डाले हुए आंखों में सट मैल लिए उसे ही देख रहा था। एक लम्हे को इन दोनों की आंखें मिली, फिर अगले ही पल इसकी आंखों में हमवक्त जज्बात से घबराकर उसने नजरें झुका ली और गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी के रवाना होते ही मैसा का दिल किया वो भी उनके पीछे दौड़ लगा दे। उसके अंदाज को बाखूबी देखते हुए सदाम ने उसे कंधों से पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोका। मैसा ने कुटेली नजरगाह उस पर डाली और मुड़कर अंदर की तरफ बढ़ गए। सदाम का दिल किया कि वो भी उसके पीछे जाए, उसके इस दुख में शरीक हो, उसे खुश करने की कोशिश करे, लेकिन उसने खुद को उसके पीछे जाने से बाज रखा, क्योंकि वो जानता था कि उसे तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे पाएगा। लंबी सांस लेकर अपने अंदर मचलते हुए जज्बात को काबू किया और रात में होने वाले फंक्शन का इंतजाम और मेहमान वगैरह को देखने के लिए अंदर की तरफ बढ़ गया।